दोस्तों साल 2026 डिफेंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साल होने वाला है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं और 70,000 करोड़ रुपए की एआईपी के साथ सबमरीन डील साइन होगी। वहीं जर्मनी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आएंगे और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, IAF pushes for 114 राफेल डील एज इंडिया एंड फ्रांस मूव टुवर्ड लैंडमार्क फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट। इसके अलावा DRDO conducts successful ground test of full-scale actively cooled long-duration scramjet engine for hypersonic missile program। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हाल ही में हुआ है उसमें अब तुर्की भी शामिल होना चाहता है, जो कि एक नया अलायंस बनता दिख रहा है और आने वाले समय में और भी मुस्लिम देश इसमें शामिल हो सकते हैं। डिफेंस से जुड़ी इन तीनों खबरों पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL, जो कि DRDO की एक प्रमुख लैब है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल विकास की दिशा में बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। DRDL ने अपने अत्याधुनिक टेस्ट सेंटर स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये टेस्ट 9 जनवरी 2026 को किया गया, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को 12 मिनट से अधिक समय तक लगातार चलाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले DRDL ने अप्रैल 2025 में सब स्केल लेवल पर लंबी अवधि का टेस्ट किया था। अब फुल स्केल टेस्ट की सफलता ने भारत को हाइपरसोनिक तकनीक के एक और करीब पहुंचा दिया है। इस कंबस्टर और टेस्ट फैसिलिटी को DRDL ने खुद डिजाइन और विकसित किया है, जबकि इसके निर्माण में भारतीय उद्योग साझेदारों की अहम भूमिका रही है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से लंबे समय तक उड़ान भर सकती है। इतनी तेज गति हासिल करने के लिए इसमें पारंपरिक इंजन नहीं बल्कि एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैमजेट इंजन की खास बात यह है कि इसमें हवा सुपरसोनिक स्पीड पर ही इंजन के अंदर जलती है। इससे मिसाइल को लंबे समय तक बेहद तेज रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलती है। DRDO की SCPT फैसिलिटी में हुए इन ग्राउंड टेस्ट ने न सिर्फ स्क्रैमजेट कंबस्टर के डिजाइन को सफल साबित किया है, बल्कि भारत की अत्याधुनिक टेस्टिंग क्षमता को भी दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए DRDO उद्योग साझेदारों और अकादमिक संस्थानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने भी इस टेस्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी और इसे एक सराहनीय उपलब्धि बताया। वहीं सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर मजबूत पकड़ है। आने वाले समय में ये तकनीक भारत की रणनीतिक और सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली है। अब बात करते हैं फ्रांस की। भारतीय वायुसेना जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील अब फाइनल होने की ओर बढ़ रही है। ये सौदा वायुसेना की कमी को पूरा करने के साथ साथ भारत को फाइटर जेट बनाने वाला बड़ा देश भी बना सकता है। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार सरकार इस डील के लिए जल्द ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON दे सकती है। खास बात यह है कि इस बार लंबे MRFA टेंडर प्रोसेस को छोड़ा जा सकता है। इसकी जगह फ्रांस के साथ सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तैयारी है, ताकि समय बर्बाद ना हो और वायुसेना को जल्दी नए फाइटर जेट मिल सके। इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या तय सीमा से काफी कम है। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए वायुसेना अब और इंतजार के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सीनियर अधिकारी इस डील को तेजी से आगे बढ़ाने के पक्ष में है। अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनकी यात्रा के दौरान इस राफेल डील को राजनीतिक स्तर पर मजबूत समर्थन मिलेगा और साल के मध्य तक इस पर ठोस फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये 114 राफेल विमान
भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए डैसॉल्ट एविएशन भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाएगा। यह लाइन सिर्फ भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में दूसरे देशों के लिए राफेल बनाने का काम भी करेगी। इसके केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस प्लांट हो सकता है। हालांकि इसमें बड़ा बदलाव संभव है। खबर है कि डैसॉल्ट इस प्लांट में रिलायंस डिफेंस की हिस्सेदारी खरीदकर पूरा नियंत्रण लेना चाहता है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद फैक्ट्री को फाइटर जेट उत्पादन के लिए अपग्रेड किया जाएगा। योजना के तहत भारत में बने राफेल में करीब 60% स्वदेशी सामग्री होगी। पूरे एयरफ्रेम तक का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये भारत के लिए एरोस्पेस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है और ये सीधे आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा कदम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना को राफेल F4 और भविष्य के F5 वेरिएंट मिल सकते हैं। F4 में बेहतर सेंसर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और ज्यादा ताकतवर हथियार होंगे। वहीं F5 वेरिएंट में आने वाले समय में ड्रोन के साथ मिलकर लड़ने और लंबी दूरी पर सटीक हमले की क्षमता होगी। हालांकि पहले मेड इन इंडिया राफेल के तैयार होने में समय लगेगा। फैक्ट्री अपग्रेड, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सप्लाई चेन तैयार करने में करीब 3 साल लग सकते हैं। लेकिन एक बार ये लाइन शुरू हो गई तो भारत को लगातार आधुनिक फाइटर जेट मिलते रहेंगे और फ्रांस को राफेल के लिए एक मजबूत भविष्य का रास्ता मिलेगा। दूसरी ओर पूर्व और दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये समझौता होता है तो ये क्षेत्र शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। ये रक्षा समझौता सबसे पहले सितंबर महीने में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये व्यवस्था नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है। खास बात यह है कि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद उसकी सेना नेटो में सबसे बड़ी मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और इस गठबंधन के विस्तार की संभावना मजबूत मानी जा रही है। तीनों देशों के हित अब दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। रणनीतिक जानकारों के मुताबिक इस गठबंधन में सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें और जनशक्ति और तुर्की का सैन्य अनुभव व मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री एक साथ आ सकती है। तुर्की से अमेरिका की विश्वसनीयता पर बढ़ते सवालों के बीच अपनी सुरक्षा मजबूत करने का तरीका भी मान रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अब क्षेत्र में अपने और इजरायल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में कई देश नए सुरक्षा गठबंधन बनाकर अपने दोस्त और दुश्मन तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुर्की इस गठबंधन में शामिल होता है तो ये सऊदी अरब के साथ उसके रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत होगी। कभी सुन्नी मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व को लेकर दोनों देशों में टकराव था, लेकिन अब रिश्ते सुधर रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच पहली बार नौसैनिक बैठक भी हुई है। तीनों देश ईरान को लेकर भी सतर्क है। हालांकि वह सीधे टकराव की बजाय बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब सीरिया में स्थिरता और फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन जैसे मुद्दों पर भी एक जैसी सोच रखते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गहरे सैन्य संबंध है। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, उसके F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड कर चुका है और ड्रोन तकनीक भी साझा कर रहा है। अब तुर्की चाहता है पाकिस्तान और सऊदी अरब उसके कान 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में भी शामिल हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी का ये गठबंधन भारत के लिए खतरा हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आज का सवाल यह है कि राफेल की सबसे बड़ी ताकत किस वजह से मानी जाती है? ऑप्शन है ज्यादा रडार रेंज, स्टेल्थ डिजाइन, इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या फिर इसकी टॉप स्पीड। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।